में पढ़े थे चार्ज एंड इट्स एप्लीकेशन का थ्योरी। उस टॉपिक के हिसाब से उस पर कुछ न्यूमेरिकल है जो आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे पहला न्यूमेरिकल ये है कि ये क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज ऑफ 18 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन में क्या क्या डाटा अवेलेबल है उसको पहले लिखेंगे। यानी साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो कि ये सीजीएस यूनिट है, और इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे यानी मीटर में लाएंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मीटर ये हो जाएगा। आप इतना भी लिख सकते हैं या 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। ये मेरा साइड आ गया। इसके बाद चार्ज दिया गया है, चार्ज इज इक्वल टू 18 माइक्रोकूलम। आप माइक्रो को चेंज भी कर सकते हैं, 18 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ये हमने चेंज कर दिया। चार्ज मालूम चल गया, साइड दिया गया है। तो साइड के हिसाब से हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्यूब। क्यों ये फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्यूब? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमको एरिया का जरूरत है, इसीलिए एरिया फाइंड करेंगे। क्यूब का एरिया होता है 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर। तो यहां से 6 साइड कितना है तो 0.1 का होल स्क्वायर कर लिया हमने। ये सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 0.1 इंटू 0.1 या 6 इंटू 1/10 इंटू 1/10 या 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया फाइंड हो गया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो चार्ज का वैल्यू 18 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये 3 बार में कैंसिल हो गया तो 3 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। लेकिन इसी में सेकंड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर हमने एरिया फाइंड किया है। अब एरिया की जगह पर हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है AQ। बाकी जो गिवन डाटा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहां एरिया नहीं लिख करके वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला AQ यानी साइड का क्यूब, और साइड कितना है 0.1 का क्यूब कर लेंगे। यहां से 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 और सॉल्व करेंगे तो 1/1000 मिलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब मिला। ये मेरा वॉल्यूम हो गया क्यूब का। अब इसके बाद हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी फाइंड करना है, यानी रो इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चार्ज कितना है तो चार्ज 18 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम डिवाइड वॉल्यूम कितना है तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ये ऊपर चला जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। 18 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम पर मीटर क्यूब। ये मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कैलकुलेट हो गया। ये तो बेसिकली क्वेश्चन था सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं।
एक क्वेश्चन है, टू स्फीयर of radius 10 centimeter and 40 centimeter have the same volume, density of charge. Find the ratio. Find the ratio of charge on them. Charge on them. ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। टू स्क्वायर है, यहाँ पर एक स्क्वायर का बात नहीं की जा रही है और यहाँ पर दो स्क्वायर की बात की जा रही है। दोनों का रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, हैव द सेम वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज, यानी दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर है। यहां से हमको ये मालूम चला दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किस चीज से डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं, यानी ρ1 बराबर होना चाहिए ρ2 से। ये क्वेश्चन में दिया गया है, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ये दिया गया है। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू, क्या हम 1 नहीं लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं यहां पर 1। इसके बाद यहां पर रेडियस दिया गया है। नाउ R1 यानी पहला स्फीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और दूसरा स्फीयर का रेडियस है 40 सेंटीमीटर। ये डाटा गिवन है क्वेश्चन के अनुसार और हमको फाइंड करना है Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1। ये फाइंड करना है रेशियो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं कंपैरिजन के टर्म में, जो थ्योरेटिकल क्लास जब लिए थे तो हम आप लोगों को बताए थे ρ1 अपॉन ρ2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 इनटू R2 डिवाइडेड बाय R1 टू द पावर Q। ये कंपैरिजन का फॉर्मूला है, कंपैरिजन के टर्म में फॉर्मूला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का और रेडियस के टर्म में। तो ρ1 अपॉन ρ2 क्वेश्चन के अनुसार 1 दिया गया है, Q1 अपॉन Q2 हमको फाइंड करना है और R2 अपॉन R1 नहीं मालूम है, तो डाटा तो मालूम है इंडिविजुअली ना। वैल्यू पुट करेंगे 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ये क्यूब कर लेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये 4 बार में कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 इंटू 4 टू द पावर Q, तो 64 होगा। इसलिए Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू 1 बाई 64। अगर रेशियो के टर्म में देखें तो Q1 रेशियो Q2 का वैल्यू आ जाएगा 1:64। ये हम लोग का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है two spheres have equal charges. Calculate the ratio of surface density of
charge if the ratio of volume density of charge is 8:64। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टू स्फीयर है इक्वल चार्जेस। क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि Q1 बराबर होना चाहिए Q2 के। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कैलकुलेट करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो, यानी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ये हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन थोड़ा आगे और देखते हैं क्या लिखा गया है। इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज दिया गया है, यानी ρ1 अपॉन ρ2 का वैल्यू 8:64 ये गिवन है, हमको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहां से क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, यानी ρ1 अपॉन ρ2 का फॉर्मूला होना चाहिए Q1 अपॉन Q2 इनटू R2 बाई R1 का क्यूब, ये फॉर्मूला होना चाहिए। और ρ1 अपॉन ρ2 क्वेश्चन में दे दिया है 8/64 इज इक्वल टू, चार्ज दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 इनटू R2 बाई R1 का क्यूब, ये 8 बार में 1/8 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का क्यूब। 1/8 को 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, R2 बाई R1 का क्यूब हो गया। दोनों तरफ क्यूब है, कैंसिल हो सकता है, यानी 1/2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। इसलिए हम R2 बाई R1 का वैल्यू फाइंड कर लिए 1/2। ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं बना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। इसलिए सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर में Q1 अपॉन Q2 इनटू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, और यहां से ये दोनों चार्ज बराबर है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। R2 बाई R1 हमने फाइंड किया है, यानी 1/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, यानी 1/4। ये सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 आ गया, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो हमने फाइंड कर लिया। यहां से इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन देखने से लगेगा नहीं कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन डाटा के अनुसार हमको समझना पड़ेगा कि हमको इस चैप्टर के थ्योरी के अनुसार ही इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, द बेल्ट ऑफ द वैन डी ग्राफ जनरेटर ऑफ ए वैन डी ग्राफ जनरेटर is 50 centimeter wide. The belt is moving with a speed of 30 meter per second. If this belt is depositing charge on a sphere at rate 10 to the power minus 5 ampere, then calculate the surface density of charge, surface
डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द बेल्ट। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्यूशन हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। द बेल्ट ऑफ ए वैन डी ग्राफ जनरेटर इज 50 सेंटीमीटर। यानी वैन डी ग्राफ जनरेटर ये टर्म जो है ये कोई थ्योरेटिकल पार्ट का टर्म नहीं है। ये जो टर्म है ये कोई मशीन का नाम है, न कि कोई थ्योरेटिकल पार्ट है। नहीं, ये मशीन का नाम है जिसमें 50 सेंटीमीटर चौड़ा एक बेल्ट है। ये जो बेल्ट है जो मशीन में यूज हुआ है वो 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। जैसे हम एक बेल्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये बेल्ट हो गया जो कि 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लेंगे तो 1/2 मीटर भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है द बेल्ट इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है ये स्पीड दिया गया है, और 30 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में 30 मीटर हम मूव कर रहे हैं, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। यानी यदि हम 1 सेकेंड की बात करें तो 30 मीटर या तो ये अपवर्ड की तरफ मूव करेगा या तो ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। कितने सेकंड में? तो 1 सेकंड में। ठीक है, यहां तक तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। इफ यदि दिस बेल्ट इज डिपॉजिटिंग चार्ज ऑन ए, यह बेल्ट जो है चार्ज को डिपॉजिट कर रहा है, कहां? स्फीयर पर कर रहा है। ये जो स्फीयर है इस मशीन का ही एक पार्ट है। जो बेल्ट ऊपर जा रहा है, जो बेल्ट ऊपर जा रहा है उस पे ये चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। तो कितना के रेट से? तो 10⁻⁻5 एम्पियर। रेट का मतलब होता है यूनिट टाइम के हिसाब से। तो यूनिट टाइम के हिसाब से देखेंगे 1 सेकेंड के लिए या 1 मिनट के लिए या 1 आवर के लिए। तो यहां पर जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है वो 10⁻⁻5 एम्पियर हो रहा है, वो भी रेट के हिसाब से हो रहा है। यानी 1 सेकेंड के लिए, चूंकि क्वेश्चन में 1 सेकेंड सब में दिया गया है, हम भी 1 सेकेंड का ही बात करेंगे। इसके बाद कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में तो बोल दिया कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है, तो ये तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है कि नहीं करना पड़ेगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। यानी चार्ज हम कैलकुलेट कर लें और एरिया कैलकुलेट कर लें तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ अब हम इसी पर आते हैं दोनों का कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ बेल्ट। लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है, तो एरिया क्या हो जाएगा? A into B हो जाएगा। कितना है? तो 30 मीटर। ब्रेथ कितना है? 1/2 मीटर। सॉल्व करेंगे 15 मीटर स्क्वायर। यह हमने बेल्ट का एरिया निकाल दिया। अब चार्ज की बात करेंगे। चार्ज और एम्पियर जो टर्म है वो करंट का यूनिट होता है। किसका होता है? करंट का। तो चार्ज का फॉर्मूला करंट के टर्म में हम लोग 10th क्लास में पढ़ाई किए हैं। Q = I × T, करंट इंटू टाइम, यानी I × T। और पूरे क्वेश्चन में हम टाइम को 1 सेकेंड लेकर के वर्क कर रहे हैं, 1 सेकेंड लेकर के काम कर रहे हैं। तो करंट का वैल्यू कितना दिया गया है? तो 10⁻⁻5।
इनटू टाइम कितना लेना है तो 1 सेकंड लेना है, तो चार्ज कितना आ गया 10⁻⁻⁵ कूलम, ये मेरा चार्ज कैलकुलेट हो गया। ठीक, तो चार्ज कैलकुलेट हो गया, एरिया कैलकुलेट हो गया, तो अब किसी चीज कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला को पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया, चार्ज का वैल्यू जो है 10⁻⁵ कूलम, एरिया 15 मीटर स्क्वायर। सब कर सकते हैं आप लोग, कोई ज्यादा टफ काम ये है नहीं, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का उस स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि सबसे अलग टाइप का ये क्वेश्चन है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये चार्ज एंड इट्स एप्लीकेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है। कैलकुलेट द charge of an iron particle of mass 224 mg if 0.01% of the electrons are removed from it। चलिए क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन हमने लिख दिया। क्वेश्चन के बारे में पहले समझ लेंगे क्या पूछा जा रहा है और क्या मेरे पास डाटा दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज, यानी चार्ज हमको निकालना है। ठीक है, किस पर? तो आयरन पार्टिकल पर। आयरन पार्टिकल का मास है कितना? तो 224 mg मिलीग्राम। If 0.01% of the electrons are removed, देखिए यहां पर बोल दिया removed, removed बोल दिया मतलब जो चार्ज डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा। ये तो क्लियर मालूम चल गया कि चार्ज का फॉर्मूला प्लस एन होगा। प्लस क्यों होगा? क्योंकि रिमूव कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है, इसके चलते प्लस होगा। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मालूम है, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालना है हमको। तो नाउ अब यहां से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस जानकारी लेंगे। ठीक है, मेरे पास कितना ग्राम सो कितना मास है? 224 मिलीग्राम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार we have 224 mg of iron, यानी 224 mg का मीनिंग क्या होगा? That is 224 into 10⁻³ ग्राम। इतना ग्राम मेरे पास आयरन का मास है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इन 1 मोल आयरन इज इक्वल टू 56 ग्राम। यानी ये जो है मोलिकुलर मास ऑफ आयरन
बराबर 56 ग्राम। इसके बाद मोल का टर्म आएगा। मोलिकुलर मास मालूम है, गिवन मास मालूम है, तो अब कुछ करना है नहीं, मोल निकाल लेंगे हम लोग। यानी अब हम लोग बात करेंगे मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ये केमिस्ट्री का टर्म है जो कि सभी लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, तो गिवन मास मेरे पास है कितना, 224 into 10 to the power minus 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 56 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और यहां पर मेरा मोल मालूम चल गया, 224 into 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय 56। ये मोल मालूम चल गया। लेकिन यहां से ही मेरा क्वेश्चन बनने नहीं जा रहा है, आगे और कुछ काम करना पड़ेगा। मोल तो मालूम चल गया, तो एक मोल में कितना एटम होगा आयरन का। नाउ वी नो दैट, लिखेंगे हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 एटम ऑफ आयरन। यानी एक मोल आयरन में इतना एटम होता है आयरन का। तो मेरे पास मोल है कितना, इतना। इसलिए नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन इज इक्वल टू, कुछ करना नहीं है, कितना मोल है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 224 into 10 to the power minus 3 into 6.023 into 10 to the power 23 divided by 56। ये हमने नंबर ऑफ एटम निकाल लिया आयरन का कि इतना एटम होगा। किसमें, 224 मिलीग्राम जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहां से भी क्वेश्चन बनते हुए नहीं दिख रहा है, तो आगे कुछ करना पड़ेगा। एक एटम आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होता है। बी नो दैट 1 एटम of iron is equal to 26 इलेक्ट्रॉन। यानी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो मेरे पास टोटल आयरन का कितना एटम है, इतना एटम है। तो बस क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसमें उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 224 into 10 to the power minus 3 into 6.023 into 10 to the power 23 divide 56 into 26। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया किसमें, 224 mg में जो क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि 0.01% इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कुछ परसेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.01% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या रिमूव का मतलब जानिए रहे हैं, निकल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज अलग होगा। लेकिन सबसे पहले 0.01% का मतलब समझ लेंगे कि कितना होगा। इसलिए 224 into 10 to the power minus 3, 6.023 into 10 to the power 23 into 26 divided by 56 into 0.01% है, हटा रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। ये मेरे पास रिमूव इलेक्ट्रॉन हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। नंबर ऑफ रिमूव इलेक्ट्रॉन, यही मेरा n का वैल्यू हुआ, तो चाहिए था हमको। इसलिए अब चार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे n into E।
इनका वैल्यू कितना है तो 224 10 to the power -3 6.023 10 to the power 23 26 0.01 डिवाइड 56 100 और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सभी लोग को मालूम होना चाहिए 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अब इस डाटा को सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा चार्ज होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बना। क्वेश्चन तो इजी था नहीं और डायरेक्टली क्वेश्चन ये है नहीं, फिर भी एक टर्म दिया जाता है क्वेश्चन को बनाने के लिए और वो क्वेश्चन में ही होता है, बस प्रोसेस केवल यूज करना है कि इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए। एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी आप खुद डेवलप कर सकते हैं, जैसे 224 या mg है, आप यहाँ पर 10 mg भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे थे 0.01%, आप 2% कर सकते हैं, 4% कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने का जो प्रोसेस है वो यही होगा, दूसरा नहीं होगा। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्ज एंड गेट्स एप्लीकेशन पर जो आज क्लास ले रहे थे वो आज समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ एंड गेट्स एप्लीकेशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।